हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एपीओ के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए हम बीएनएसएस को कवर कर रहे हैं और आज हम बीएनएसएस में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 को। जो चैप्टर 1 है इसका वो प्रारंभिक है और इस अध्याय का जो विस्तार है, यानी कि चैप्टर 1 अध्याय 1 जो है प्रारंभिक है और इसका जो विस्तार है वो धारा 1 से लेकर धारा 5 तक है। वो चैप्टर 1 प्रारंभिक है। इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 ने हमें 3 चीजें बताई। एक बताया शॉर्ट टाइटल, तो इसमें बताया कि इसका जो शॉर्ट टाइटल है, इसका जो संक्षिप्त नाम है वो बीएनएसएस 2023 है, यानी कि इसका शॉर्ट टाइटल जो है वो बीएनएसएस 2023 है। और अगर जो हम बात करें इसके एक्सटेंशन की, यानी कि इसके विस्तार की, तो जनरली बीएनएसएस जो है ये होल ऑफ इंडिया पर, यानी कि पूरे भारत पर लागू होता है। लेकिन यहां पर 2 चीज याद रखना। एक तो स्टेट ऑफ नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड, और दूसरा ट्राइबल एरियाज, यानी कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में बीएनएसएस के सिर्फ 3 चैप्टर, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये लागू होंगे। इसके अलावा पूरा बीएनएसएस यहां पर लागू नहीं होगा। समझ लें इसको कि जनरली बीएनएसएस जो है पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में बीएनएसएस के सिर्फ 3 चैप्टर लागू होंगे, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। इसके अलावा पूरा बीएनएसएस, यानी कि इन 3 चैप्टर्स को छोड़कर और जितना भी बीएनएसएस है वो वहां पर लागू नहीं होगा। कहां पर? स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। लेकिन यहीं पर प्रोविजन किया गया है कि अगर जो स्टेट ऑफ नागालैंड की गवर्नमेंट या ट्राइबल एरियाज की गवर्नमेंट अगर जो चाहें तो बीएनएसएस को अपने यहां लागू कर सकती हैं और इसके लिए उनको एक नोटिफिकेशन जो है लाना पड़ेगा ऑफिशियल गजट में। अब यहीं पर दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये ट्राइबल एरिया जो है, जनजाति क्षेत्र कौन से हैं, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन में बताया कि ट्राइबल एरियाज वो हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले, यानी कि 21 जनवरी 1972 से पहले भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के पैरा 20 में जो असम के जनजाति क्षेत्रों में जो क्षेत्र आते हैं वो सब जनजाति क्षेत्र कहलाएंगे, लेकिन शिलोंग नगर पालिका क्षेत्र जो है वो जनजाति क्षेत्र नहीं है। और तीसरा आता है, इसके कमेंसमेंट की बात करते हैं कि ये कब से भैया इसको जो है ये कमेंस हुआ, तो याद रखना ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। तो जनरली सेक्शन 1 ने हमें 3 चीजें बताई। एक चीज तो ये बताई कि इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। दूसरा, इसके एक्सटेंशन को बताया। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर इसके सिर्फ 3 अध्याय लागू होते हैं, अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12। इसके अलावा वहां पर पूरा जो है बीएनएसएस लागू नहीं होता, लेकिन अगर जो नागालैंड या जनजाति क्षेत्र की सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन लाकर इसको जो है लागू कर सकती है। और ये जो लागू हुआ ये 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ। जनरली सेक्शन 1 ने हमें यही चीजें बताई। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की, यानी कि धारा 2 की। धारा 2 में जो है डेफिनेशंस दी हैं, परिभाषाएं दी हैं। और सेक्शन 2 में 2 सबसेक्शन हैं, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 1 है इसमें डेफिनेशन दी है, और ये डेफिनेशन कितनी है? ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक डेफिनेशंस दी हैं। और सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में ये बताया है कोई शब्द जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रयोग तो किया गया है लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया, और उस शब्द को परिभाषित किया गया है बीएनएस 2023 में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो ये कहता है कि जो अगर जो कोई शब्द ऐसा है
जो बीएनएसएस में प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया, और उसको परिभाषित किया गया है या तो बीएनएस 2023 में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो उसका मीनिंग वहां से ले लिया जाएगा। यानी कि यहां पर जो बीएनएसएस में जो शब्द यूज हुआ है और उसकी डेफिनेशन बीएनएस में दी गई है, तो जो बीएनएस में डेफिनेशन है वही डेफिनेशन जो है इसकी मानी जाएगी। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 1 को, जिसमें ए से लेकर जेड तक डेफिनेशंस दी हैं, और ये डेफिनेशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम इसे देखने की जो है कोशिश करेंगे। सेक्शन 2A में जो डेफिनेशन दी है वो दी है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है ये है क्या। पहली चीज, ये बीएनएसएस में नया कंसेप्ट आया है। सीआरपीसी में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएसएस में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस को जो है डिफाइन क्या है। ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस है क्या, याद रखना, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सके, प्रोसेस को रिकॉर्ड होने के लिए हो सके, एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हो सके, जिससे सर्च हो सके, तो इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो काय में आएगा, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के अंदर आएगा। यानी कि ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, जिससे प्रोसेस रिकॉर्ड हो सकती हैं, जिससे प्रोसेस इशू हो सकती हैं, जिससे एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है, जिससे सर्च हो सकता है, जिससे सीजर हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज जिससे ये सारी चीजें हो सकती हैं, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस जो है कहलाएगी। जो सेक्शन 2 का 2B है, ये बेल को डिफाइन करता है, यानी कि ये जमानत को बताता है कि जमानत क्या है। तो याद रखना, जमानत क्या है कि अगर जो कोई भी पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है या उसके ऊपर वो सस्पेक्टेड है कि उसने कोई ऑफेंस किया है और ऐसा पर्सन कस्टडी में है, ऐसा पर्सन कस्टडी में है, तो कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज करके, कुछ शर्तों को लगाकर उसको बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर रिलीज करना जमानत कहलाता है। यानी कि अगर जो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या कोई व्यक्ति किसी अपराध करने का संदिग्ध है, तो ऐसे व्यक्ति को किन्हीं शर्तों के अधीन उसके द्वारा बंद पत्र निष्पादित करने पर न्यायालय या पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको छोड़ा जाना, उसको रिलीज किया जाना, वो क्या कहलाता है भैया, सीधी सी बात कह दे, ये जो कहलाता है वो जमानत जो है कहलाता है। सीआरपीसी में भी जमानत को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएसएस में जमानत को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2(1) का C, ये जो है बेलेबल ऑफेंस को बताता है। बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, तो याद रखना, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना है कि बेल के पर्पस से ऑफेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल, जमानती अपराध और अजमानती अपराध। तो जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें जमानत अधिकार के रूप में मांगी जाती है, और अजमानती अपराध वो अपराध होते हैं कि जिसमें जमानत अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती, बल्कि ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वो जमानत दे या जमानत ना दे। तो जब हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के C को देखेंगे, जहां पर बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, तो उसमें बताया है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसको प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो। ऐसा कोई भी अपराध जिसको प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो या तत्समय पूर्वक किसी अन्य विधि के द्वारा उसको जमानती बनाया गया हो। तो कुल मिलाकर ये वाली बात है कि ऐसा कोई भी अपराध जिसको बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल में
या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जमानते जो है बनाया गया हो, और अजमानती अपराध वो अपराध है फर्स्ट शेड्यूल में अजमानते के रूप में या किसी अन्य कानून में अजमानते के रूप में जो है दर्शाया गया हो। और जब भी हमें ये देखना है कि जब बीएनएस के अंतर्गत कोई ऑफेंस हुआ है कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम नंबर 5 जो है देखना पड़ेगा। इसी के साथ सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का डी, ये जो बताता है ये बेल बॉन्ड को बताता है। काय को? बेल बॉन्ड, यानी कि जमानत पत्र को। और जमानत पत्र क्या होता है? जमानत पत्र होता है कि जब किसी व्यक्ति को प्रतिभूति के अधीन छोड़ा जाता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को रिलीज किया जाता है तो रिलीज करने से पहले उससे क्या लिया जाता है? सिक्योरिटी ली जाती है, तो वो जो कहलाता है जमानत पत्र कहलाता है। आज हमने इतना देखा है, आगे इसको पूरे विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।